जरा सोचिए वो बड़े बड़े जहाज जो दशकों तक समंदर पर राज करते हैं। आखिरकार उनका होता क्या है? उनका अंत कहाँ होता है? ये एक ऐसी दुनिया है जो आप जानते हैं हमारी नज़रों से काफ़ी छिपी रहती है। एक ऐसी आखिरी यात्रा जो इकोनॉमी, खतरे और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी सफ़र का पर्दाफाश करते हैं। तो सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। ये जहाज आखिर मरने जाते कहाँ हैं और इनकी कहानी का अंत कैसे लिखा जाता है? यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। देखिए, जब तक ये जहाज समंदर में चल रहे होते हैं ना, तो इन पर बेहद सख्त इंटरनेशनल कानून लागू होते हैं। मतलब उनके इंजन से लेके उनके कचरे तक हर चीज पर कानून का पहरा होता है। कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, तो आपको नियमों की सख्ती का अंदाजा हो जाएगा। ये एक एक्टिव पोर्ट के नियम हैं। आप देखिए, ऑयली कचरे से लेकर प्लास्टिक तक हर चीज को ठिकाने लगाने की एक मोटी कीमत है, एक तय प्रक्रिया है। ये सब मार्पोल जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का नतीजा है, जो जहाज चलाने को एक बेहद बेहद महंगा और जिम्मेदारी वाला काम बना देते हैं। तो मतलब कहानी में दो हिस्से हैं। एक तरफ है जहाज की अनुशासित जिंदगी जो सख्त इंटरनेशनल कानूनों से बंधी है, और दूसरी तरफ है उसका अंत, जहां आप देखिए कानूनी दांव पेंच है, निगरानी कम है और खतरनाक तरीकों का बोलबाला है। और यही यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए अब जरा इस कहानी के इकोनॉमिक्स को समझते हैं। आखिर वो कौन से बिजनेस फैसले हैं जो एक जहाज को कबाड़ खाने तक पहुंचा देते हैं? तो इसका फैसला करने का तरीका बड़ा सीधा है। जब किसी जहाज को चलाने का खर्च, मतलब उसकी मरम्मत और मेंटेनेंस का खर्च, उससे होने वाली कमाई से ज्यादा हो जाता है, तो बस उसे स्क्रैप करने का फैसला ले लिया जाता है। ये एकदम सिंपल बिजनेस मैथ है। और ये बार चार्ट हमें दिखाता है कि ये पूरा कारोबार आखिर सिमटा हुआ कहाँ है। जरा देखिए, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की बार्स सबसे ऊंची हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर जहाजों को तोड़ने का काम साउथ एशिया के बस कुछ ही देशों में होता है। और आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया के 95% जहाज अपनी जिंदगी के आखिर में सिर्फ 5 देशों में रिसाइकिल होते हैं: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और तुर्की। सोचिए, सारा काम इन्हीं 5 देशों में हो रहा है। तो सवाल उठता है कि जहाज मालिक इन देशों तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? यहीं पर फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस यानी सुविधा के झंडे का खेल शुरू होता है। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि एक जर्मन कंपनी अपना जहाज जर्मनी की जगह पनामा या लाइबेरिया में रजिस्टर करवा लेती है। क्यों? क्योंकि वहां नियम ढीले हैं, टैक्स कम है और मजदूरों के अधिकार भी बहुत सीमित हैं। ये आप कह सकते हैं सख्त नियमों से बचने का एक कानूनी रास्ता है। और इन्हीं सुविधा के झंडों का इस्तेमाल करके ये जहाज कानूनी तौर पर एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां नियम, कायदे कानून लगभग खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको सीधा उसी जगह पर ले चलते हैं जहां इन जहाज़ों का आखिरी सफर खत्म होता है। स्वागत है आपका अलंग भारत में। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये गुजरात में 12 किलोमीटर लंबा एक समुद्री तट है, जहां जहाज़ों को तोड़ने के लिए करीब 180 रीसाइक्लिंग प्लॉट्स हैं। इसका स्केल सच में कल्पना से भी परे है। यह जहाज तोड़ने का तरीका बड़ा ही अनोखा है, जिसे बीचिंग मेथड कहते हैं। मतलब जहाज को सीधा बीच पर चढ़ा देना। होता क्या है कि जब हाई टाइड होती है तो जहाज को पूरी रफ्तार से दौड़ाकर सीधे जमीन पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद मजदूर उस पर चढ़कर सारा सामान खाली करते हैं। फिर गैस कटर से जहाज को ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे टुकड़ों में काटा जाता है। और आखिर में किनारे पर लगी भारी भरकम चरखियां जहाज के बचे खुचे ढांचे को और ऊपर खींच लेती हैं, ताकि उसे पूरी तरह से तोड़ा जा सके। लेकिन इस सस्ते और कम नियमों वाले उद्योग की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इंसानों को भी और हमारे पर्यावरण को भी। तो सवाल ये है कि एक 40,000 टन के जहाज को जब इस तरह समुद्र तट पर तोड़ा जाता है, तो उसकी असली छिपी हुई कीमत क्या है? ये एक बेहद बेहद खतरनाक काम है। मजदूरों को एस्बेस्टस और पीसीबीज जैसे जहरीले पदार्थों के बीच काम करना पड़ता है। टैंकों में जो गैसें बची रह जाती हैं, उनसे धमाकों का खतरा हमेशा बना रहता है। स्टील के भारी भरकम प्लेटों के नीचे कुचले जाने का डर होता है। ऊपर से सेफ्टी के सामान या ट्रेनिंग की भी अक्सर कमी होती है। और तेल, ईंधन और केमिकल्स वो सब सीधे समुद्र तट पर फैलते हैं और भयंकर प्रदूषण करते हैं।
और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने 2004 में ही अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि ये उद्योग मजदूरों को ऐसे कई कामों में लगाता है जो बीमारी, खराब सेहत, चोट और यहाँ तक कि मौत का कारण बनते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी। तो इन खतरों को देखते हुए क्या इस ग्लोबल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, मतलब नियमों में बांधने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कोई कोशिशें हुई हैं? जी हाँ, नियम बनाने की कोशिशें तो दशकों से चल रही हैं। देखिए, 1989 में आया बेज़ल कन्वेंशन, जो खतरनाक कचरे की आवाजाही को कंट्रोल करता है। फिर 2004 में ILO ने खास तौर पर शिप ब्रेकिंग के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की, और 2009 में आया हांगकांग कन्वेंशन। ये पहला ऐसा समझौता था जो सीधे सीधे जहाज़ों की सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग के लिए ही बनाया गया था। इन सब में से बेसल कन्वेंशन का सबसे ताकतवर हथियार है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसे शॉर्ट में पिक कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस खतरनाक व्यापार पर लगाम कसने के लिए ही बनाया गया था। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, जो देश जहाज भेज रहा है उसे जहाज मंगाने वाले देश को बाकायदा नोटिफाई करना पड़ता है। दूसरा स्टेप, जहाज मंगाने वाले देश को लिखित में हाँ कहना पड़ता है, अपनी सहमति देनी पड़ती है। और जब तक ये लिखित सहमति नहीं मिलती, जहाज अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। और आखिर में जब काम पूरा हो जाता है तो इसकी पुष्टि भी करनी होती है। तो आखिर में हम फिर से वहीं आ जाते हैं कि मुख्य दुविधा अब भी वही है। एक तरफ ये एक बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री है जो स्टील और नौकरियां देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी मानवीय और पर्यावरणीय कीमत बहुत बहुत बड़ी है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने जैसा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसकी पूरी बुनियाद ही कम लागत पर टिकी हो, वो कभी सच में ग्रीन और सेफ हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।